पिछले 2 बार में हमने जाना कि कैसे हम अपनी स्लीप हाइजीन को इम्प्रूव करें ताकि हमारी नींद में कुछ बेहतरी आए। कैसे हम अपने कुछ व्यवहार में परिवर्तन करें जिससे कि हमारी नींद और बेहतर हो। आज हम बात करेंगे कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग की। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब है जो भी विचार हमारे मन में आते हैं उनमें किस तरीके से बदलाव किया जाए कि हमारे विचार ऐसे ना हो जो कि हमें परेशान करें और हमारी नींद में बाधा डालें। लेकिन इससे पहले कि हम आज अपने कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में बात करें, बेहद ज़रूरी है कि हम सबसे पहले जो पिछले हफ्ते आपने अपना होमवर्क किया है, स्लीप डायरी और थॉट डायरी भरी है, उसके बारे में थोड़ा सा विचार करें। हम आपकी स्लीप डायरी से देख पा रहे हैं कि अभी भी आपका सोने जगने का समय जो है वो अनियमित है। आपको नींद शुरू करने में जो समय लगता था हालांकि उसमें कमी आई है, लेकिन अभी भी आपकी नींद रात में टूटती है। बेहद अच्छी बात यह है कि कुछ दिन ऐसे हैं जबकि आपने दवा नहीं ली है, जैसे कि ये वाले दिन आप देख पा रहे हैं, और इन दिनों में भी आपकी नींद में बिना दवा के सुधार हुआ है। हालांकि दिन में अभी भी कई दिनों तक ऐसा हुआ कि आपने या तो सोने की कोशिश की या आपने झपकी ली है, लेकिन कुल मिलाकर के आपकी जो नींद की दक्षता है या स्लीप एफिशिएंसी है वो बड़ी है। वो इस वाला जो आपका स्लीप डायरी का डेटा है उससे ये मालूम पड़ता है कि वो करीब करीब 87% हो गई है, जो कि एक अच्छा सुधार है। हम आपकी थॉट डायरी के बारे में बात करते हैं। आपने अपने विचार लिखे जो कि आपको कई दिनों तक अलग अलग समय पर आए हैं और जो आपको परेशान करने वाले थे। आपने, जैसे हम 10 तारीख का विचार देखते हैं कि आप कार्यालय में काम कर रहे थे और आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, तो आपको लगा कि अनिद्रा शायद आपके काम करने में बाधा डाल रही है, आपकी जो कार्य करने की क्षमता है उसको कम कर रही है और आपको नींद की ज़रूरत है। और इसके साथ में आपके अंदर झुंझलाहट और चिंता वाली भावनाएं काफ़ी ज़्यादा थीं। इसके अगले दिन हमने देखा कि आपने, जब आप सोने गए और आपको करीब घंटे भर तक नींद नहीं आई, तो आपके मन में नींद के कारण काफ़ी सारे विचार थे। नींद कब आएगी, मैं इस पर कैसे कंट्रोल करूं, क्या बेहतर नहीं होगा कि इसके लिए मैं कोई दवाई खा लूं या कोई डिप्रेसेंट जो नशे वाली चीज़ है जैसे अल्कोहल, उसका सेवन करूं। और इसके लिए आपने जो प्रमाण लिखे हैं कि आपको रोज़ समय नींद आने में समय लगता है, या आपने काफ़ी प्रयास किया कि नींद आ जाए लेकिन आप सो नहीं पाए, तो ये सारे विचार आपने जैसे डायरी में लिखे हैं और आपको मालूम है कि रोज़ इस तरह के कुछ विचार आ रहे हैं जो कि आपको परेशान करते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी आप परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं, तो कभी भी आपको अच्छी नींद नहीं आ सकती। तो आज का जो हमारा सेशन है वो सारे इन विचारों के ऊपर कैसे काबू पाया जाए उसके इस चीज़ के ऊपर फोकस्ड होगा। आप, जो हम शुरू से हर सेशन में बात करते जा रहे हैं कि जो 3 क्वेश्चनियर्स हैं उसके ऊपर आप अपना स्कोर एक बार दोबारा देखें, क्या उसमें पहले से बदलाव आया है या नहीं आया है। और एक चीज़ ध्यान रखें कि इन क्वेश्चनियर्स पे जो टोटल स्कोर आता है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हर आइटम पे क्या स्कोर आता है। और उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप अपने स्लीप फिजिशियन या अपने थेरेपिस्ट से बात करें। अब अगर इस डायरी को देखते हुए मैं आपके विचारों के ऊपर कोई टिप्पणी करना चाहूँ तो मैं आपको ये बताऊँगा कि आप अपनी नींद के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आप उससे प्रीऑक्यूपाइड रहते हैं कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, कब आएगी, आज ठीक आएगी या नहीं आएगी। उसके अलावा जब नींद नहीं आती तो आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं या झुंझला जाते हैं। आपके बिस्तर में जब आप लेटते हैं, कई बार नींद नहीं आती या टूट जाती है, तो उसमें जो आपको विचार आते हैं उनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में कोई साइंटिफिक प्रमाण नहीं है। और
आपकी काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर अगर हम देखें आपकी भावनाओं को, तो आपकी मोस्ट ऑफ दी जो इमोशंस हैं, स्पेशली जो नींद से रिलेटेड हैं, वो नकारात्मक हैं, नेगेटिव हैं, जो कि आपकी नींद लाने में और बाधा डालेंगे। और नींद नहीं आना या अनिद्रा की जो परेशानी है, ये काफ़ी बड़ा समय आपकी पूरी लाइफ का इसी विचार में रहता है कि नींद कैसे अच्छी आएगी और कब आएगी। डेफिनेटली अगर, अब मैं ये नहीं कहता कि आपका ये विचार, आपकी ये इच्छा कि आपको नींद आनी चाहिए, ये गलत है, लेकिन बात ये है कि क्या ये जो आपके विचार हैं और ये इच्छाएं हैं, कहीं यही तो नींद लाने में बाधा नहीं डाल रहे। जो मैंने आपसे इस डायरी के अलावा बात की, उसमें आपने ये बताया कि आप सोने के बारे में काफ़ी या नींद के बारे में काफ़ी चिंतित रहते हैं। जब आप सो नहीं पाते तो जो हम सब के परिवार में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, और आप जब नहीं सो पाते तो उन समस्याओं के बारे में आप चिंतित रहते हैं। कई बार आप अगले दिन के लिए योजनाएं बनाने लगते हैं कि मैं ऐसे करूँगा, मैं ये करूँगा, मुझे कैसे क्या क्या स्टेप्स करने हैं जिससे कि मेरा काम जल्दी हो जाए। एक बहुत ज़रूरी है कि आप एक चीज़ को समझें कि अगर आपकी नींद खराब है, उससे नकारात्मक विचार पैदा हो रहे हैं। ये नकारात्मक विचार फिर आपके अंदर तनाव या स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, और कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर स्ट्रेस या तनाव में होता है तो उसके जो मस्तिष्क में जो नींद लाने वाले न्यूरो सर्किटरी होती है, वो इनहिबिट हो जाती है, उसकी जो फंक्शनिंग है वो कम हो जाती है, और इससे आप नहीं सो पाते, और आपकी जो सजगता है या वेकफुलनेस है या आपका अटेंशन है वो बढ़ जाता है। और जब आप फिर नहीं सो पाते तो उसमें हम कई सारे ऐसे बिहेवियर्स में इंडल्ज हो जाते हैं, जिसके बारे में हमने पिछले सत्र में बात की थी, जो कि नींद को लाने में बाधक होते हैं। और नींद जब लाने में वो बाधक होते हैं, फिर नींद नहीं आती, और इस तरीके से ये एक विशेष साइकिल, एक साइकिल जो कि अपने आप में अनिद्रा को बढ़ा रही है, ये चलती रहती है। बेहद ज़रूरी है आप अपने आप से पूछें कि क्या किसी को भी अपनी इच्छानुसार नींद आ सकती है? कभी भी नहीं। क्या आपके हाथ में, आप क्या चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं? आपके हाथ में क्या है? सोने का समय या जागने का समय? ऑफ कोर्स जो अधिकतर लोग जवाब देंगे कि जगने का समय हम कंट्रोल कर सकते हैं, सोने का समय हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये चीज़ देखें कि क्या सभी लोग जिनको दूसरी बीमारियां हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, कोई हार्ट की प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ है, क्या उन सबको अनिद्रा है? नहीं, उन सबको अनिद्रा नहीं हुई है। क्या ये आप ये भी जानने की कोशिश करें कि क्या आपके किसी मित्र को, किसी रिश्तेदार को, किसी जानने वाले को कभी अनिद्रा की समस्या हुई है? अगर हुई है तो क्या उनकी अनिद्रा की समस्या का समाधान भी हुआ है? ये जानना बेहद ज़रूरी है। अपने आप से ये पूछें कि जब आपको अनिद्रा की शिकायत नहीं थी, आपको ये बीमारी नहीं थी, तो क्या किसी भी काम को करने में आपसे गलतियां नहीं होती थी? क्या ये पॉसिबल है? क्या जब आपको अनिद्रा की शिकायत नहीं थी तो क्या आप हमेशा एनर्जेटिक महसूस करते थे? जब आपको अनिद्रा की शिकायत नहीं थी तो क्या आपकी नींद रोज़ 7 घंटे की ही रहती थी? और सबसे इम्पॉर्टेंटली आप ये जानने की कोशिश करें कि क्या कभी आपकी जो भावनाएं हैं, आपके इमोशंस हैं, वो आपकी एनर्जी को, और क्या वो आपकी नींद को प्रभावित करती थी या नहीं करती थी? इन सारी चीज़ों पे अगर हम सच्चाई की बात करें तो आप खुद ये पाएंगे, जब आप अपने आप को एनालाइज करेंगे, कि नींद आने के समय पे नियंत्रण किसी का नहीं है, लेकिन जो हमारा नियंत्रण हो सकता है वो सुबह जगने पर है, कि हम जगने का समय फिक्स कर लें। उससे हमारे जो हमने बिल्कुल पहले वाले सत्र में बात की थी कि जितना लंबे समय तक आप जगे रहेंगे, आपको नींद आने की संभावना उतनी ही बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपके अंदर एक स्लीप प्रेशर क्रिएट होता जाएगा।
तो ज़रूरी है कि आप अपने जगने के समय पे ध्यान लगाएं, न कि सोने के समय पर। आपका ये सोचना कुछ हद तक सच है कि अगर आप ठीक से नहीं सो पा रहे तो आपकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है या कार्य क्षमता है उसमें कमी आएगी। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि ये सब चीज़ें केवल नींद पे निर्भर नहीं करती, ये इस चीज़ पे भी निर्भर करती है कि आप किस परिस्थिति में क्या काम कर रहे हैं। अगर कोई आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, जो कि आपको अच्छा लगता है, तो आपकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तब भी जबकि आपको अनिद्रा की शिकायत है। बहुत सारा लिटरेचर या बहुत सारा ऐसी पेपर्स या चीज़ें अवेलेबल हैं गूगल पे जो ये कहती हैं कि अगर आप पूरी तरीके से नहीं सो रहे, आपको अनिद्रा की शिकायत है, तो आपको दूसरी मेडिकल प्रॉब्लम्स जैसे कि हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर हो सकता है। ऑफ कोर्स ये साइंटिफिक डेटा जो है पूरी तरीके से गलत नहीं है, लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि इन दोनों के बीच में कोई कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। ये चीज़ केवल आपके जोखिम को, कि ये सारी बीमारियां आपको हो सके, उनके चांसेस को बढ़ाती है। आपने कहा कि आपको कम से कम 7-8 घंटे रोज़ सोना चाहिए। एक चीज़ ध्यान रखिए कि हम सबको रोज़ एक सी भूख नहीं लगती। किसी दिन हम 2 रोटी खाते हैं, किसी दिन हम 3 रोटी खाते हैं, किसी दिन हम नहीं भी खाते। इसी तरीके से जो नींद की ज़रूरत का समय है वो भी बदलता रहता है। कोई भी व्यक्ति पूरे 30 दिनों तक, एक महीने में रोज़ 7 घंटे या 8 घंटे नहीं सो सकता। आपने कहा मैं ही क्यों? एक चीज़ आप समझिए कि अनिद्रा एक बहुत ही आम बीमारी है। अगर हम साइंटिफिक लिटरेचर की बात करें तो किसी भी दिए गए समय पे 10 से 15% जो वयस्क लोग हैं उनको अनिद्रा की शिकायत होती है। तो एक बेहद इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अकेले नहीं हैं जिसको अनिद्रा है। हम आपकी थॉट डायरी के ऊपर अब बात करते हैं। जो आपने खुद ने विचार शुरू के 3 कॉलम्स में लिखे थे, अगर हम उसके ऊपर बात करें तो, और अगर हम देखें कि अगर हम इसमें ये कोशिश करें जानने की, इन सब चीज़ों को सोचने के बाद, जानने के बाद, कि क्या उसमें कभी कोई बदलाव, क्या ये विचार सही थे, तो आप पाएंगे कि अनिद्रा होने से पहले भी कई बार आपको नींद में दिक्कत थी, और कई बार आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो हो सकता है या जो दिन में थकान महसूस करते थे वो तब भी रहती थी। आप अगर अपने अनिद्रा के समय को देखेंगे तो आप देखेंगे कि कई दिन ऐसे भी निकलते हैं जबकि आपको अच्छी नींद आ जाती है, और आप ये पाएंगे कि हमारा जो नियंत्रण है वो सोने के ऊपर नहीं है, वो हमारे जागने के समय के ऊपर है। आपने देखेंगे कि कभी आपको कोई काम इस तरह का दिया गया जिसमें कि आपकी रुचि है, तो उस काम को अनिद्रा होने के बावजूद आप बहुत अच्छे ढंग से कर पाए, और आपके दोस्तों को भी अनिद्रा की शिकायत है। जब इस तरह के प्रमाण आप देखेंगे तो आप ये भी पाएंगे कि आपके विचारों में बदलाव आ रहा है। आप थोड़ा सा, जो आपकी नेगेटिविटी थी वो कम होगी, आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, और इस तरीके से आपकी जो भावनाएं हैं, जो नकारात्मक भावनाएं हम सबसे राइट साइड वाले कॉलम में देख रहे हैं, उनमें भी कमी आएगी। हमने बात की आपके जो इंटरव्यू हमने किया उसमें आपने बताया कि कई बार ऐसा होता है कि जब आपको नींद नहीं आती या नींद टूट जाती है तो आप अगले दिन के लिए प्लानिंग करने लगते हैं, आप अपनी समस्याओं के बारे में सोचने लगते हैं। एक चीज़ आप बिल्कुल अच्छे से समझ लें कि बिस्तर सोचने की जगह नहीं है। बिस्तर में लेटे हुए, जगे हुए अगर आप सोचेंगे तो आप अपनी नींद को और कम कर देंगे। बिस्तर रिलैक्स करने के लिए है। हमने पिछले मॉड्यूल में बात की थी कि आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप
बिस्तर को केवल अपने सोने के समय के लिए उपयोग करें। उसके अलावा अगर नींद नहीं आ रही हो तो आप बिस्तर छोड़ दें। इन सारे विचारों पे कंट्रोल करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? 3 अलग अलग टेक्निक्स हैं जिनको हम जो कि बहुत ही साइंटिफिक टेक्निक्स हैं और उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन की या प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक की। सबसे ज़रूरी है कि आप ये पहचानें कि क्या आपको कोई समस्या है, और अगर वो समस्या है तो क्या वो इतनी बड़ी है कि उसके बारे में विचार किया जाए, चिंता की जाए। आपने जब वो समस्या पहचान ली कि हाँ ये ध्यान देने वाली समस्या है, तो इसके अलग अलग विकल्प तलाशिए आप। मैं बहुत सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। आपको लगता है कि कल आपको बैंक में एक काम करना है और आपने वो चेक कैसे जमा होगा। बड़ा सिंपल टेक्निक इसको अगर आप देखेंगे, इस टेक्निक को यूज़ करेंगे तो आप पाएंगे कि एक पॉसिबिलिटी है आप अपने काम से छुट्टी लेकर के बैंक चले जाएं। आप नहीं जा सकते, आप अपने घर में किसी को बोलें कि वो जा सकें। वो नहीं जा सकते तो आप काम से पूरी छुट्टी लेने की जगह शायद आधे घंटे 1 घंटे की छुट्टी लेकर चले जाएं। तो हमने इस छोटे से कुछ सेकंड्स में हमें अपनी एक समस्या के 3 समाधान मिल गए। अब ज़रूरी है कि इन तीनों समाधान में जो सबसे अच्छा समाधान हमारे पास अवेलेबल है, जो कि हमारे को ये बता रहा है कि हम क्या कर सकते हैं और कौन सा समाधान हमारे रिसोर्सेज के हिसाब से जो हमारे पास अवेलेबल हैं वो हमारे लिए अच्छा रहेगा, उसको चुनें, उसके अनुसार अपना कार्य करें। जब आप वो कार्य करें, उस समाधान पे एक्ट करने के बाद में दोबारा देखें कि क्या वो समस्या सुलझ गई। अगर वो समस्या सुलझ गई तो वो हमारे लिए एक अच्छी सिचुएशन है कि हम उस चीज़ से बाहर निकल गए। अगर आपको लगता है कि नहीं, अभी भी समस्या पूरी तरीके से या कुछ हद तक नहीं सुलझी है, अगेन हमारे को इसी साइकिल को देखना पड़ेगा कि वो समस्या में ऐसी क्या प्रॉब्लम है या ऐसी क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से वो समस्या नहीं सुलझ पाई, और अगेन हमें ये साइकिल रिपीट करनी है। मैं आपसे बहुत हम्बली ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब भी इस समस्या के बारे में बात करें या इस टेक्निक को यूज़ करें तो कभी भी केवल अपने मेंटल लेवल पे एक्ट ना करें। इन सब चीज़ों के लिए आप पेन और पेपर यूज़ करें, क्योंकि वो आपको हमेशा एक डायरी जब आपके पास रहेगी, पेन पेपर रहेगा, आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली होगी, तो वो आपको रेडीमेड सॉल्यूशन देगा। आपको दोबारा से शुरुआत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैंने क्या क्या समाधान सोचे थे। एक जो दूसरी चीज़ होती है कि सोने से पहले अपना आधे घंटे का समय ऐसा रखें जबकि आपकी जो भी समस्याएं हैं उनकी आप पहचान करें और उनके जो जो पॉसिबल समाधान हो सकते हैं उन सबको एक डायरी में लिख लें। अगेन ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक का एक छोटा सा इनिशियल स्टेप है जो कि आप सोने से पहले कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि जो आप इस तरह की थिंकिंग प्रोसेस आपका रहता है ये सोने से आप 1.5-2 घंटे पहले करें, ताकि आप सारी समस्याएं जो भी आपके पास हैं उस दिन के लिए उनको आप एक जगह लिस्ट कर पाएँ और उनके पॉसिबल सॉल्यूशंस आप निकाल पाएँ। हम में से बहुत लोगों को जो प्रॉब्लम रहती है वो ये रहती है कि हम कई बार अपने काम पूरे नहीं कर पाते, और उसका कारण ये होता है कि हम टाइम को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते। इसके लिए एक बहुत सिंपल टेक्निक है जिसको हम टाइम कॉस्टिंग बोलते हैं। आप अपने एक पेपर के ऊपर 4 खाने बनाएं। एक खाने में लिखें वो काम जो कि महत्वपूर्ण या इम्पॉर्टेंट हैं। एक खाने में वो लिखें जो कि इम्पॉर्टेंट भी हैं और अर्जेंट भी हैं। एक खाने में वो लिखें जो कि न तो इम्पॉर्टेंट हैं और न अर्जेंट हैं, और एक खाने में वो काम लिखें जो कि तुरंत करना जिनको आवश्यक है वो अर्जेंट हैं। डेफिनेटली जो काम अर्जेंट हैं वो और इम्पॉर्टेंट भी हैं वो सबसे पहले करने हैं। जो काम अर्जेंट हैं वो उसके बाद करने हैं। जो काम इम्पॉर्टेंट हैं वो इन दोनों कामों को करने के बाद में वो काम करने हैं,
और लास्ट में आपके पास वो काम है जो कि न तो इम्पोर्टेंट है न अर्जेंट हैं, और इनके लिए आप सबसे आखिर में अपना जो लीज़र टाइम होता है सारे काम करने के बाद में जो टाइम बचे उनमें इन कामों को आप कर सकती हैं। इस तरह की टाइम कॉस्टिंग बेहद ज़रूरी है कि आप पूरे हफ्ते के लिए करें, डेली के लिए करें, ताकि आप अब टाइम शेड्यूल के हिसाब से अपने काम कर पाएँ। दूसरी चीज़ जो ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि आप कभी भी अपने आप को ओवरबर्डन ना कर लें। हम में से बहुत लोग होते हैं किसी काम को ना नहीं बोलते। मुझे मालूम है मेरे पास दिन में 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से 6-7 घंटे मेरे सोने में जाएंगे, मेरे पास 18 घंटे हैं, उसमें से 3-4 घंटे मेरे दैनिक कार्यों में जाएंगे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे जो भी आपका समय है वो आपके व्यवसाय में जाएगा, तो अल्टीमेटली मेरे पास 4-5 घंटे बचेंगे। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने आप को ओवरबर्डन ना करें और एक ऑनेस्ट नो, एक ईमानदारी से ना कहने की आदत डालें कि मेरे पास बहुत सारा काम है, मैं अभी और काम हाथ में नहीं ले सकता। आज के लिए हम होमवर्क की बात करते हैं। आपको स्लीप डायरी भरना जारी रखना है, थॉट डायरी भरना जारी रखना है, लेकिन आज जो आपको एक्स्ट्रा करना है वो ये करना है कि जो आपके ऑल्टरनेटिव थॉट्स हैं और जो आपके उनके साथ में इमोशंस हैं और जो प्रमाण हैं उनको भी आप स्वयं भरें। देखिए, इस सारे जो चीज़ हम कर रहे हैं इसका जो बेसिक मकसद है वो ये है कि आप अपनी सोच में अपने आप बदलाव कर पाएँ, जिससे कि आपकी नींद बेहतर हो, ना कि ये कि आप लगातार हमारे पास आते रहें। जो हमने बात की थी कंस्ट्रक्टिव वरी की, वो वर्कशीट आप बनाएं, एक डायरी बनाएं, सोने से पहले उसको भरें। जो आपके 3 क्वेश्चनियर्स की हमने शुरू से बात की है, इंसोम्निया सीवियरिटी इंडेक्स, DBAS 16 और DAS 21, इनको हर हफ्ते आप भरते रहें। अगेन जब भी आप नेक्स्ट टाइम आए इनका इनके स्कोर और इनके अलग अलग आइटम्स के स्कोर आप लेकर के आएँ, ताकि आपका स्लीप फिजिशियन या आपके थेरेपिस्ट आपकी मदद कर पाएँ। इसी के साथ मैं आपको अच्छी नींद के लिए शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज़ पे अमल करेंगे और अपनी नींद को बेहतर बना पाएंगे। धन्यवाद।